स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड यूनिट जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य है उसका सेकंड वीडियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? तो लास्ट उसमें हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम और साम्य की अवस्था यानी साम्य अवस्था पर अभिक्रियाओं के बीच क्या हो जाता है, एक साम्य स्थिरांक का अध्ययन किया जाना जरूरी है। तो सपोज करते हैं कि हम एक अभिक्रिया ले रहे हैं A + B gives C + D। A के N1 मोल्स हैं, B के N2 हैं। जब आपस में रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट तो M1 ऑफ C + M2 ऑफ D ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये एक होमोजीनस या समबांगी अभिक्रिया है। साथ ही साथ चूँकि दोनों तरफ एरो है तो ये एक रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अग्र अभिक्रिया जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रख रही है उसको हम लिखते हैं RF। तो अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the concentration of A in the power of N1 on concentration of B to the power of N2। तो एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या आ जाते हैं, इनके नंबर ऑफ मोल्स N1 N2। या हम इसको लिख सकते हैं RF इज इक्वल्स टू KF A to the power N1 and B to the power N2। KF क्या हो जाएगा? KF जो है अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है यानी रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। इसी तरह से हम बैकवर्ड रिएक्शन लेंगे, प्रतीप अभिक्रिया, इसको हम रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ लिया है RR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C पावर M1 कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर M2। या RR यानी रेट इज इक्वल्स टू KR कंसंट्रेशन ऑफ C M1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ D M2। तो KR क्या हो जाएगा? ये रिवर्स रिएक्शन का वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट कहलाता है। अब जब साम्य अवस्था होती है तो अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग एक समान हो जाते हैं। तो हम कहेंगे RF इज इक्वल्स टू RR या KF A टू द पावर N1 B टू द पावर N2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KR C टू द पावर M1 एंड D टू द पावर M2 यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू concentrations of product multiplied by the rate constant of reverse reaction। तो अगर हम ऐसे लिखें इसको KF/KR तो ये हमें क्या दे देगा? उत्पाद और अभिकारकों की सांद्रताओं का अनुपात यानी रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स। तो KF और KR जो हमें अनुपात का स्थिरांक भी कहलाते हैं, हम इनको एक कॉमन नाम देते हैं साम्य स्थिरांक। तो KF/KC KR इज इक्वल्स टू KC और KC को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन जनरल KC किसके बराबर हो जाता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सांद्रताओं के अनुपात के बराबर। तो हम अगर इसको परिभाषित करना चाहें या डेफिनेशन देना चाहें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो ये ऐसे होगी कि कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें कि साम्य अवस्था पर उत्पादों की सांद्रता के गुणनफल और अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल का जो अनुपात है और जबकि प्रत्येक सांद्रता पद की घात यानी नंबर ऑफ मोल्स की पावर है उस समीकरण में उपस्थित पदार्थों के गुणांक के बराबर हो तो हम उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। KC कैसे होगा? KC इज द रेशो ऑफ
the concentrations of product at the power of number of moles of particular compounds या reactants, और उसी तरह से दोनों का रेशो होगा। तो ये जो रेशो है ये हमें कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सपोज करते हैं कि हमने एक रिएक्शन ली है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो Kc किसके बराबर हो जाएगा? NH3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 NH2 टू द पावर 3। अब सपोज करते हैं कि हम गैसेस ले रहे हैं, तो उन गैसेस के कंडीशंस में हमें कंसंट्रेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? आंशिक दाब के रूप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक की गणना कर रहे हैं। तो अगर अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हैं, तो उनकी सांद्रताओं को हम पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब के रूप में लिखते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर nRT या P हमारा क्या है? बराबर N/V/RT या N/V नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय RT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो R और T दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, और हम लिख सकते हैं कि जो P है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, यानी पार्शियल प्रेशर जो है वो सांद्रता के समानुपाती होता है अगर हमने अभिक्रिया निश्चित ताप पर कराई है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस B के N1 N2 मोल्स हैं जो C और D में कन्वर्ट हो रहे हैं, और मोल्स कितने बन रहे हैं? M1 N M2। तो अब हम यहाँ कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर यानी P। तो Kp बराबर Kc जो कि कंसंट्रेशन था, तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। Kp बराबर Pc M1 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर M1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर M2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर N1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर N2। अब Kp क्या कहलाएगा? दाब साम्य अवस्था स्थिरांक, यानी चूंकि हमने प्रेशर लिया है तो हम एक नया नाम दे रहे हैं प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, जैसा हमने पहले भी लिया था कि अगर हमने गैस बनाई अमोनिया, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, तो Kp किसके बराबर हो जाएगा? P ऑफ NH3 स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय P ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल है, मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर क्यूब, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के 3 मोल हैं। तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हुआ। अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं इन बिटवीन Kp एंड Kc, यानी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लिया जाए तो क्या रिलेशन आएगा? वही पहली वाली इक्वेशन है हमारी N1A प्लस N2B रिवर्सिबल रिएक्शन है, गिव्स M1C प्लस M2D। सिंपल Kp हमने लिख दिया PC M1 इंटू PD M2 डिवाइडेड बाय PA N1 इंटू PB N2। ये तो हुआ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब इन टर्म्स ऑफ गैसियस रिएक्शंस है तो PV बराबर nRT या P बराबर N/VRT या P बराबर CRT। तो हम PA की जगह क्या लिख सकते हैं? CART। तो PA कैन बी रिप्लेस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ A
मल्टीप्लाइड बाय आर टी। तो उसी तरह से हम सबको रिप्लेस करते हैं, तो के पी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय आर टी टू दी पावर m1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी टू दी पावर m2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आर टी टू दी पावर n1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय आर टी टू दी पावर n2। अब हम इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं, एक सिंपल कर लेते हैं c टू दी पावर m1 d टू दी पावर m2 डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n1 एंड b टू दी पावर n2 और मल्टीप्लाइड बाय आर टी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय आर टी n1 प्लस m2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो फर्स्ट पोर्शन क्या है हमारा Kc, तो Kp इज इक्वल्स टू Kc मल्टीप्लाइड बाय आर टी टू द पावर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा n यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा n क्या है, उत्पाद के गैसों की, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या। तो ये हमारा रिलेशन आया Kp बराबर Kc आर टी टू दी पावर डेल्टा n। अब डेल्टा n की वैल्यू पर हमें समझ में आएगा कि रिएक्शंस कैसे होंगी। अगर डेल्टा n इज इक्वल्स टू 0 है तो Kp इज इक्वल्स टू Kc हो जाएगा, यानी हम कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों फॉर्म्स में लें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान सेम आएगा। और उसके लिए एग्जांपल है, जब रिएक्शन होगी N2 प्लस O2 के बीच और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो उस रिएक्शन में Kp इज इक्वल्स टू Kc, यानी नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कुछ भी नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 प्लस 1 हैं 2 और वहाँ भी 2 बन गए। अब अगर डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0 यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में Kp इज ग्रेटर देन Kc। और एग्जाम्पल 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2, तो यहाँ 2 से कितना बन रहा है, 3, 2 प्लस 1, 3 नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, इसलिए Kp इज ग्रेटर देन Kc। अगर डेल्टा n इज लेस देन 0 यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं प्रोडक्ट्स की तुलना में, तो उस स्थिति में Kp का मान Kc से कम होगा। और रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हुआ, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो रिएक्टेंट में कितने हैं 4 और प्रोडक्ट में कितने हैं 2। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स पर या डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर हमें Kp और Kc की वैल्यू पता चलती है। अब हमारे हैं सेकंड टॉपिक पे, यूनिट ऑफ रेट, रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिक्रिया, फिर अभिक्रिया का वेग, फिर उस अभिक्रिया की वेग की इकाई और अभिक्रिया वेग का वेग नियतांक के साथ संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है कि इकाई समय में हुई सांद्रता परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया में चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इन जनरल हम अभिक्रिया के वेग को कैसे लिख सकते हैं, सांद्रता में परिवर्तन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय उस चेंज में लगने वाला समय, परिवर्तन में लगा समय। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और हमने साइन लगाया प्लस माइनस दोनों। तो प्लस माइनस दोनों का मतलब ये है कि हम अगर
रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट या अभिकारक के रूप में लेंगे तो साइन कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि समय के साथ अभिक्रिया की सांद्रता कम होती चली जाएगी। अगर हम उत्पाद के रूप में लेंगे तो प्लस लेंगे, क्योंकि अभिक्रिया के समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। अभिक्रिया के वेग की इकाई, तो सांद्रता को हम किस में लेते हैं, मोल्स पर लीटर में, और समय को हम मिनट्स में भी ले सकते हैं, सेकंड्स में भी ले सकते हैं। तो हमारी इकाई हो गई मोल्स पर लीटर पर टाइम जिसमें भी हो उसको हम उसमें मेंशन करेंगे। अब अभिक्रिया के वेग में जैसे मैंने बताया, समय को हम सेकंड्स, मिनट्स, कई बार रिएक्शन बहुत लंबे टाइम में होती है तो घंटों में भी ली जा सकती है। अब रेट कांस्टेंट के लिए हमने एक एग्जांपल लिया रिवर्सिबल रिएक्शन का, N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। तो सबसे पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हुई, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या रिएक्शन है, KF A N1B N2 टू दी पावर है, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हुआ, RF अपॉन A टू दी पावर N एंड B टू दी पावर N2। रेट यानी समय, सांद्रता समय इन्वर्स डिवाइडेड बाय सांद्रता N1 प्लस N2। जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या रिएक्टेंट्स होंगे उतना हमें सांद्रता की पावर नीचे लेनी होगी। तो KF किसके बराबर हुआ, सांद्रता ऊपर 1 है, 1 माइनस N1 प्लस N2 प्लस सो एन टाइम इनवर्स। अब सांद्रता को हम किस में लेते हैं, मोल्स पर लीटर में, और वो 1 माइनस N1 प्लस N2 हो जाएगा जो भी है, और समय इन्वर्स हुआ। तो ये हमारी यूनिट्स हुई किसकी, रेट कांस्टेंट की। अब रेट कांस्टेंट के साथ हम जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, जब हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही दिशा की रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, या तो हम अग्र दिशा की लेंगे या हम प्रतीप दिशा की लेंगे। पर चूंकि अभिक्रिया का वेग हम अभिकारक के उसमें लेते हैं तो इसलिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं जब रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं तो इसका मतलब जहाँ साम्य स्थापित हो गया हो, तो साम्य कब होगा, जब अग्र और प्रतीप अभिक्रिया दोनों चल रही हैं और दोनों की अभिक्रिया का वेग एक समान हो गया है। तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि KC बराबर CM1 DM2 डिवाइडेड बाय AN1 BN2, जैसा हम पहले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ यूनिट्स क्या हो जाएंगी, चूँकि सारी कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं, तो कंसंट्रेशन टू दी पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, यानी कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल्स पर लीटर टू दी पावर डेल्टा N। तो ये हमारी यूनिट्स हो गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। नाउ अब एग्जांपल लेते हैं हम अमोनिया बनने का, तो N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3। तो डेल्टा N क्या है, 2 माइनस 4, यानी क्या हुआ, -2। तो मोल लीटर इनवर्स टू दी पावर -2। तो अब क्या यूनिट हो गई, मोल तो -2 हो गया, लीटर ऑलरेडी -1 है तो ये प्लस हो जाएगा लीटर 2। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर डेल्टा N 0 है तो उस अवस्था में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे कौन सी रिएक्शंस की लें, जैसे N2 प्लस O2 तो 2NO, तो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, तो यूनिट भी 0 हो गई। उसी तरह से 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो डेल्टा N 0 है, यानी नंबर ऑफ मोल्स में कोई परिवर्तन नहीं है, तो कोई यूनिट नहीं होगी, इकाई नहीं होती। अब
Kp की बात करें, सपोज करते हैं कि हमने पार्शियल प्रेशर के रूप में लिया है, तो उस स्थिति में अब हम कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो Pc m1 इंटू Pd m2 डिवाइडेड बाय Pa n1 इंटू Pb n2। अब प्रेशर है तो हम दाब की फॉर्म में लेंगे और उसी तरह से दाब टू द पावर डेल्टा n। अब प्रेशर को हम कई चीज़ों में ले सकते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर के रूप में ले सकते हैं, बार के रूप में ले सकते हैं, और कभी कभी आप प्रेशर को पास्कल की यूनिट्स में भी लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल्स टू वायुमंडल टू द पावर डेल्टा n या बार टू द पावर डेल्टा n। सपोज करते हैं कि हमने इक्वेशन ली 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2। तो यहाँ हो गया 3 - 2 1। तो एटमॉस्फेयर क्या यूनिट हो गई Kp की, सिर्फ वायुमंडल, और इसी तरह से सिर्फ बार, क्योंकि एक यूनिट है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर कोई अभिक्रिया A + B गिव C + D और A और B को एक वेसल में हमने T डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाया है, कोई ताप है, और A की प्रारंभिक सांद्रता B की तुलना में 3 गुना है, ठीक है। और यदि साम्य अवस्था पर B और C की सांद्रता समान हो जाती है तो साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशंस दे रखी हैं कि A की कंसंट्रेशन B की तुलना में 3 टाइम्स है। तो एट द इनिशियल 3A BA है और 0 0 है। जब साम्य अवस्था आती है तो A के x मोल क्रिया करते हैं, B के भी x मोल क्रिया करते हैं और C बनता है। तो 3A - x और वो x और x बने। तो C और D की कंसंट्रेशन तो हो गई x यानी x²। A की हो गई 3A - x और उसकी हो गई A - x। तो अब चूँकि B की साम्य अवस्था पर सांद्रता C की साम्य अवस्था पर सांद्रता के बराबर है, साम्य अवस्था की कंडीशन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, A - x इज इक्वल्स टू x। क्यों? क्योंकि B की सांद्रता A और ये है, या x बराबर A/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ इधर ले गए तो 2x हो गया और x बराबर A/2 हो गया। और अगर हम इसकी कंडीशंस लिख देते हैं तो A/2 जहाँ भी x है वहाँ हमने A/2 लिखा, एक बार कैंसिल हो गया और ये 1/5 इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से Kc की जो वैल्यू है वो 0.2 आई। कैसे, A - A/2, तो A/2 इधर कैंसिल हो गया, 3A - A/2 है तो कितना बचेगा बताइए। 3 में से 1/2 गया तो 2.5 बचा, तो ये 1/5 0.2 इधर आया। तो ये जो है इस तरह से 1/5 से सिर्फ 0.2 Kc की वैल्यू आई। तो ये सारा था डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट्स, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, और रेट कांस्टेंट्स जो एक साइड में अभिक्रियाएं चलती हैं, साथ में उनके यूनिट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है। और नेक्स्ट में इन्हीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की कैलकुलेशंस करेंगे कि हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।